कई लोग कहते हैं कि नए जमाने में नई पीढ़ी में साहित्य की पूछ कम हो गई है, और कई कहते हैं कि यह नए जमाने को बदनाम करने की साजिश है। आपका क्या तजुर्बा है? मुझे लगता है कि साहित्य की महत्ता कम तो कभी नहीं होगी। और सौरभ सौरभ ने सवाल पूछा है कि नए ज़माने में साहित्य का महत्व कम हो गया है या ये साजिश है नई पीढ़ी को बदनाम करने की। मेरा मानना है कि पहले के ज़माने में साहित्य विश्वविद्यालयों और कुछ मठों में महदूद था। सोशल मीडिया ने साहित्य को थोड़ा सा आसान करके आम आदमी के बीच में पहुंचाया, और उसी का परिणाम है कि साहित्य आज तक के आपके सेशन में अगर इतने सारे बच्चे हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, तो साहित्य मर तो नहीं सकता है, ना साहित्य कम हो सकता है। साहित्य के तेवर चेंज होते हैं, और तेवर चेंज होना सही भी है। हमारी भाषा में जनता की चित्तवृत्तियाँ बदलती हैं तो साहित्य बदलता ही है, तो बदलना ठीक है। थोड़ा सा माइक क्लोज जी जी जी, अभी आएगी। मैंने कह दिया है गुरुजी को, माइक थोड़ा क्लोज रखेंगे। आप लोग सहयोग करेंगे तभी बात आगे बढ़ पाएगी, है ना। एक हम लोगों ने बड़े होते हुए श्लोक पढ़ा था, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खाद्यान्नमपि जीवमाना परमम पशूनाम तद भागदेयम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और ये बहुत सारे नौजवान भी, कि किताबों के स्तर पर, कला के स्तर पर, संगीत के स्तर पर वो कौन सी आवाज़ है, कौन सी शैलियां हैं, कौन सी पुस्तकें हैं जिन्होंने जीवन में आपको सबसे ज़्यादा गहरे से प्रभावित किया है? मतलब अगर साहित्य को हम सिर्फ फिक्शन तक सीमित ना करें, तो मैंने ये महसूस किया कि दर्शन, मनोविज्ञान, साहित्य ये अलग नहीं है बल्कि जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर हम इनको साथ लेके चलें तो जो समग्र प्रभाव इनका है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे सबसे ज़्यादा जिन्होंने प्रभावित किया उसमें कुछ चिंतक हैं, ओशो रजनीश हैं, कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, और भारतीय दर्शन के बहुत सारे आचार्य जिसमें शंकराचार्य, नागार्जुन, ये सब हैं। इन सब को पढ़ते पढ़ते फिर जब मैंने साहित्य को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि जो बातें हम दर्शन में सिद्धांत रूप में पढ़ते हैं, साहित्य में घटनाओं, कहानियों के माध्यम से पढ़ते हैं, और उसका असर और गहरा हो जाता है पहले की तुलना में। संगीत के स्तर पर अगर विकास दिव्यकीर्ति की प्लेलिस्ट पूछी जाए कि कौन से सिंगर हैं या कौन सी फिल्में जिनके गानों को वो लूप में सुनते हैं, एक तो आपने हमें बताया था वो चढ़ता सूरज। मैं दिन में लगभग 3 से 4 सेशन संगीत के सुनता हूँ। सुबह जैसे ही उठता हूँ तो एक प्लेलिस्ट मेरी है जो मैंने खुद क्रिएट की हुई है इस पे स्पॉटिफाई पे। वो पंजाबी के भजन है कुछ, आजकल मेरा फेवरेट वही है, जिसमें सतिंदर सरताज एक बड़े अच्छे सिंगर हैं, मेरे दोस्त भी हैं। जी, कल आए थे और आपको बहुत प्रेम पूर्वक याद कर रहे थे। हाँ, मेरे अच्छे कल दोस्त यहीं आए हैं, वो थे। काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और सिद्धांत मोहन एक बड़े अच्छे सिंगर हैं। तो इनके जो आजकल भजन है, संगीत है, वो मैं सुनता हूँ सुबह उठते ही। दिन में एक बार मैं गज़लें सुनना पसंद करता हूँ, और गज़लों में जो नए ट्रेंड्स हैं, एक तो जो मिर्ज़ा गालिब सीरियल था उसकी जो गज़लें जगजीत सिंह ने गाई थी वो मेरी हमेशा से फेवरेट हैं, मैं लगभग रोज़ सुनता हूँ। और बाकी मैं जगजीत सिंह को ज़्यादा और गुलाम अली को काफ़ी हद तक सुनता रहता हूँ। कभी कभी जब मूड ख़राब हो तब मैं जो आजकल का फास्ट म्यूज़िक वो भी सुनता हूँ। आपको अजीब सा लगेगा, जैसे अभी तो पार्टी शुरू हुई है वो भी सुनता हूँ। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, वो भी सुनता हूँ। सैटरडे वो भी सुनता हूँ। तो जब मूड थोड़ा शांत हो और गर्मी की ज़रूरत हो तो वो चला देता हूँ। तो 3-4 प्लेलिस्ट हैं जो अलग अलग मूड के हिसाब से रोज़ सुनने के आदी हूँ, अभ्यास। जी, साहित्य का मंच है, मैं साहित्य की अलग अलग विधाओं में आपके पसंदीदा लेखकों के बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा कहानी का। इस बार हमने इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी जो यहाँ बिक्री के लिए उपलब्ध भी है, उसका कहानी विशेषांक निकाला है। उदय प्रकाश, विनोद कुमार शुक्ल समेत कई नामवर कहानीकार हैं उसमें। वरुण ग्रोवर, शुभा मुदगल जैसे कई ऐसे कहानीकार भी हैं जिनको पढ़ने की आप उतनी प्रत्याशा नहीं करते हैं।
कहानियों के मामले में हिंदी साहित्य में कौन से लेखक हैं जो आपको बहुत लुभाते हैं, पुराने जमाने के भी और आज के जमाने के भी? मुझे पूरे हिंदी साहित्य में अगर एक कहानी चुननी हो, थोड़ी मुश्किल है। कृष्ण बलदेव वैद की एक कहानी है मेरा दुश्मन, और मेरा ख्याल है कि उस कहानी को अगर महसूस करने के सर पे चले जाएं तो उससे अच्छी कहानी मुझे आज तक नहीं मिली। इसके अलावा मन्नू भंडारी की एक कहानी जो बहुत प्रसिद्ध हुई, यही सच है, मेरी बहुत फेवरेट कहानी है। टूटना, राजेंद्र यादव की कहानी बहुत प्रिय है मुझे। प्रेमचंद के सर पे जाऊं तो मेरी सबसे प्रिय कहानियों में सदगति और शायद पूस की रात, इन दो को मैं रखूंगा। इधर जो लेटेस्ट कहानी है मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ज्ञान रंजन हाल के लेख को मैं मुझे सबसे प्रभावित करते रहे हैं, उन्हीं को मैंने ज़्यादा पढ़ा भी है। अब जो आप कहानीकार बता रहे हैं मैं उनको पढ़ूंगा, अगली बार शायद उनके बारे में ज़्यादा बता पाऊंगा। जी, कविताओं के स्तर पर मुझे अगर हिंदी के 1000 साल में सारे कवियों की बात करनी हो तो सबसे महान कवि मुझे दो ही लगते हैं, कबीरदास और तुलसीदास। मुझे ध्यान है कि आज से 25 साल पहले मेरे एक कवि दोस्त ने एक शेर सुनाया मुझे। शेर क्या, दोहा था। उसकी दूसरी लाइन तो मुझे याद है, पहली भूल गया। मैंने काफ़ी ढूंढी वो पंक्ति, खूब सर्च किया इंटरनेट पे, आज तक मिल नहीं पाई, तो मैंने उसको अपने हिसाब से जोड़ लिया। और जब मुझसे कोई पूछता है कि आप अगर कवि बनना चाहेंगे तो किसको अपना आदर्श मानेंगे, तो एक दोहे जैसी पंक्ति में अगर कहूँ, जिनकी कविता देखकर हो जाता हूँ मैं फ़कीर, जिनकी कविता देखकर हो जाता हूँ फ़कीर, मेरे दो दो बाप हुए हैं तुलसी और कबीर। और जिसने तुलसीदास और कबीरदास को नहीं पढ़ा वो साहित्य के क्षेत्र में बचपन में ही रहेगा, किशोर हो नहीं पाएगा। उपन्यास के स्तर पर उपन्यास अगर मुझे एक चुनना हो, माइक थोड़ा क्लोजर, अगर पूरे हिंदी साहित्य में एक उपन्यास चुनना हो तो शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय ने लिखा था। दूसरा चुनना हो तो मैला आंचल, जो रेणु ने लिखा था। दोनों एकदम अलग तरीके के उपन्यास हैं। अगर आपको मध्य वर्गीय जीवन के प्रश्नों में बहुत गहराई में डूबना हो तो शेखर एक जीवनी। अगर आपको गांव की जिंदगी अपने पूरे रंग के साथ महसूस करनी हो तो मैला आंचल। और पूरे हिंदी साहित्य में अगर एक उपन्यास जो प्रतिनिधि है, जिसको पढ़े बिना आप हिंदी उपन्यास को समझ नहीं सकते, तो फिर गोदान, जो कि अनिवार्य पाठ्यक्रम है ही हम लोगों का, गोदान। ये तीन उपन्यास। ये साहित्य की कुछ बातें हुई, इन पर लौटेंगे, लेकिन अब मैं एक पॉपुलर सवाल पूछना चाहता हूं। एक्टिंग करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाल में ही विधु विनोद चोपड़ा की एक बहुत कमाल की फिल्म आई है जो अनुराग पाठक के उपन्यास 12th फेल पर आधारित है, इसी शीर्षक से, जिसमें विक्रांत मैसी ने लीड रोल किया है, मेघा शंकर भी हैं उसमें, और उसमें विकास दिव्यकीर्ति जी का रोल विकास दिव्यकीर्ति जी ने ही किया है। मतलब मैंने पहले भी एक दो इंटरव्यूज में कहा कि शुरू में ये तय था कि वो रोल कोई और करेगा, मेरा रोल किसी और को प्ले करना था। संयोग ऐसा बना कि विधु जी का आदेश हुआ कि ये रोल तुम्हें प्ले करना है, तो मैंने तो महसूस किया कि बहुत आसान है एक्टिंग, क्योंकि मैं अपने रोल प्ले कर रहा था, मुझे खुद ही होना था। स्क्रिप्ट राइटिंग में मैं शामिल था ही, अपने डायलॉग्स मैंने खुद ही लिखे थे। लिखे भी क्या थे, ऑन द स्पॉट बोले ही थे बेसिकली। तो 3-4 शॉट्स जब शूट हुए, 3-4 टेक्स हुए, तो हर बार मैंने डायलॉग्स अलग बोले। इसलिए उन्होंने खुद भी कहा कि तुम फ्री हो के जो मन में है बोलो, और हम बाद में चूज कर लेंगे कौन से वाला ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि मैं अपना ही रोल प्ले कर रहा था, अपनी ही क्लास थी, और डायलॉग्स की बंदिश भी नहीं थी, खुद ही लिखना था, खुद ही बोलना था, आज़ादी थी, तो जो मेरे मन में आया मैंने बोला, अपनी ही एक्टिंग की। तो मुश्किल मुझे तो नहीं लगा। हालांकि मुझे फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दोस्तों ने बताया कि अपना अभिनय करना सबसे मुश्किल होता है, मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे बहुत आसान लगा। जैसा मैं हूँ, अभी हूँ, वैसे ही वहाँ पर था, तो मुश्किल नहीं लगा। जी,
सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट किया गया कि विकास दिव्य कीर्ति जी साहित्य आज तक में और फिर ललन टॉप अड्डे पर आएंगे तो बहुत सारे सवाल आए। मैं सब सवालों को एक एक शब्द के रूप में बयां कर दे रहा हूं, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। कुछ हालिया घटनाएं हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो खबरों में रहे और कुछ प्रवृत्तियां हैं जो हमेशा ही रहती हैं। सब लोगों ने पूछा कि विकास दिव्य कीर्ति जी से प्रेम पर आप जरूर पूछ लीजिएगा। उस तरह के सवाल भी आए कि गर्लफ्रेंड नहीं मान रही, बॉयफ्रेंड नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, कंफ्यूज हैं कि करियर पर फोकस करें कि प्रेम पर फोकस करें, आदि इत्यादि। तो ये तो बहुत ही ओपन एंडेड सवाल हुआ, कोई थोड़ा स्पष्ट सवाल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनका यही था कि साहब दोनों चीज़ें एक साथ कैसे करें। घर वाले कहते हैं, टीचर कहते हैं करियर पर फोकस करो, पर जब करियर पर फोकस कर रहे हैं तब प्रेम पर भी फोकस आ रहा है, तो दोनों का संतुलन नहीं बैठ सकता क्या? अरे बालकों, तुम्हारा ही सवाल पूछ रहा हूं, ठहर जाओ। मेरी समझ ये है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि करियर बनाने की उम्र और प्रेम करने की उम्र एक ही होती है, और ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो पूरा फोकस मांगती हैं। तो ऐसे में आदमी कैसे बैलेंस करे, मूल समस्या तो ये है ही। लेकिन जब मुझसे बच्चे पूछते हैं, क्लास के बच्चे, कि सर ऐसी ऐसी दुविधा है, क्या करना चाहिए, और प्रेम बड़ा गहरा हो गया है, रहा नहीं जाता है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि कुछ दिन फिर प्रेम कर लो। और मुझे बड़ा भरोसा है कि 20-25 दिन प्रेम करने के बाद फिर लगने लगता है कि कुछ और ही कर लेते हैं। तो अगर प्रेम उछला है, अगर प्रेम केवल देह का है, अगर प्रेम केवल चेहरे की चमक देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल अदाएं देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल मेकअप के बाद के चेहरे से हुआ है, तो वो 20-25 दिन से ऊपर टिकेगा नहीं। 20-25 दिन में असलियत सामने आई जाती है। जब दो लोग बात करते हैं, उनका पूरा स्तर आमने सामने आ जाता है, वो मेकअप पीछे चला जाता है, हैसियत या औकात सामने आ जाती है, और अधिकांश मामलों में प्रेम का जो ग्राफ है वो यूं बढ़ के यूं नीचे आता है। तो जब नीचे आ गया तो मुक्त हो गए, मुक्त होकर पढ़ाई कर लो। और यदि प्रेम ऐसा मिल गया संयोग से जो मुक्त करता है, प्रेम में रहकर मुक्त करता है, तो वो आपको पढ़ने से रोकेगा नहीं, वो आपकी पढ़ाई में सहायक ही होगा। इसलिए, और मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी एक ही है। मैं उन बातों में बहुत कम विश्वास रखता हूँ कि बार बार जीवन मिलने वाला है। मैं ये मान के चलता हूँ, मिल जाए तो बढ़िया है, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि जीवन एक ही है। एक ही है तो उसी को जीना है, उसी में प्रयोग करने हैं, और प्रयोग करने का मौका आए तो प्रयोग कर लेना चाहिए। बाद में पछताने से अच्छा है कि हमने प्रयोग किया, फेल हो गए, फिर प्रयोग कर लेंगे, कुछ और प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रयोग करने से पीछे हटना कायरों की निशानी है। अच्छे जीवन जीने के लिए आपको आगे बढ़ के एक्सपेरिमेंट्स करने ही पड़ेंगे, कोई रास्ता है नहीं।